हमारे साथ हैं चिराग पासवान। लगातार बिहार दौरा करने के बाद, बिहार की समस्याओं को सुनने के बाद 15 फरवरी को एक बार बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे। जहां तक मुझे याद है कि लोजपा पार्टी के विभाजन के बाद पहली बार चिराग पासवान सड़क पर उतरेंगे। इनके पिताजी और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी कई बार सड़क पर उतरे आम जनता के मुद्दों को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक बार फिर संभवतः ये होंगे। दूसरा सवाल होगा कि इनके पास क्या रोड मैप है। लगातार नीतीश कुमार से अटैक करते हैं, नीतीश कुमार और हमला करते हैं। नीतीश कुमार अलग बात है, इनके बारे में कहते हैं उनको समझ में नहीं आता है चिराग जी को ये, लेकिन इनके पास रोजगार का क्या रोड मैप है। अगर उनको मौका मिले या फिर इनके समर्थन से सरकार बनती है बिहार में, तो क्या इनके पास रोड मैप है रोजगार देने का, क्योंकि बिहार में एक लंबी फौज खड़ी हो गई है बेरोजगारी की। इसके साथ ही साथ जो इनकी पार्टी है, उस पार्टी पर लगातार दलितों की पार्टी, परिवारवाद की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में शायद इन्होंने वो समीकरण को तोड़ा है, वो मिथक को तोड़ा है और इसे अपर कास्ट से भी जोड़ने का प्रयास किया है। तो इनकी सारी राजनीति पर इनसे सवाल लेंगे। तो सबसे पहला सवाल होगा कि 15 तारीख को लंबे समय के बाद, या कहें आप बिहार में पहली बार सड़क पर उतरेंगे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप सड़क पर उतरना? भाई देखिए, जिस तरीके से बिहार की मौजूदा परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर एक के बाद एक शायद ही कोई ऐसा संगठन हो, शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो, शायद ही कोई ऐसी जमात हो जो मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों से जो परेशान नहीं हो, और जिस तरीके से वो रहकर अपने विषयों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बर्बरता से उन्हें पीटा जाता है। अगर आप विषयों का जिक्र करें, मुझे लगता है अनगिनत ऐसे विषय हैं। हाल फिलहाल के दिनों में मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने सोचा था कि भगवान ना करे कभी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो, बट पटना में जिस तरीके से महिला बाल सुधार गृह में जिस तरीके से देह व्यापार के धंधे में छोटी छोटी बच्चियों को घसीटा जा रहा है, और दुख उसमें तब और ज्यादा होता है कि जो इंचार्ज, जिसके बारे में बच्चियां बार बार आकर अपनी बातों को रख रही हैं, कह रही हैं, वो उनको 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराधी कितना भी अपराध कर लें, शासन प्रशासन का संरक्षण उनको प्राप्त रहता है, और यही कारण है कि अपराधियों के मन में भय पैदा नहीं होता। उसके बाद जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, आरआरबी एनटीपीसी के छात्र आप देखें, केंद्र सरकार से वो अपनी मांगों को रख रहे थे, पर जिस तरीके से पुलिस ने उनको रूम में घुसकर बर्बरता से उनकी पिटाई की गई, उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। जहरीली शराब से जितने लोगों की मौतें हुई, दुख मुझे इस बात का होता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसी एक पीड़ित परिवार से आज तक मिलना जरूरी नहीं समझा। जितनी ऐसी घटनाएं घटी, भले वो जहरीली शराब से मृत्यु की बात हो, या जिस तरीके से विभिन्न और अपराध की वजह से गोली कहीं पे मार दी जाती है, या जो ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक जरूरी नहीं समझा कि किसी एक पीड़ित परिवार से वो जाकर मिले। तो तमाम ऐसे विषय हैं। युवाओं की रोजगार को लेकर जब चुनाव थे तो उस वक्त 19 लाख रोजगार का ये वादा करते थे। आज अगर इन्होंने 19 रोजगार भी किसी को दिए हों, तो आप जो हारने के लिए कहें मैं तैयार हूं। जिस तरीके से सिर्फ चुनावी जुमले इन बातों को बना दिया जाता है, और उसके बाद जब युवा अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, उनको पीटा जाता है, अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, वार्ड सचिव हैं, उनकी सेवाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल कर आज की तारीख में उनको मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंकने का काम किया गया। ममता हो, आशा कर्मी हो, उनके साथ जिस तरीके से निरंतरता में अन्याय इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहार बचाओ मार्च हम लोग 15 तारीख को हम लोग निकालेंगे, जो कि गांधी मैदान से लेकर राजभवन तक ये मार्च जाएगा, और जिसमें एक मेमोरेंडम के साथ हम महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात कर पहले भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो इन विषयों को लेकर एक मेमोरेंडम के साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। इससे पूर्व में भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकले थे, और एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। तो जहां वो बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकले थे, बिहार बचाओ मात्र
उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये आगाज कर रहे हैं इस आंदोलन का कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पर ये महज, जैसा मैंने कहा, कि एक आगाज है। जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता या मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल नहीं होते, तब तक निरंतरता में आंदोलन के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, विभिन्न आक्रोश मार्च के माध्यम से हो, हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा और जनता की आवाज को इसी तरीके से निरंतरता में हम लोग उठाते रहेंगे। आपकी बिहार बचाओ अभियान के आंदोलन को लेकर पटना को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या आपके लोगों को रोकने के लिए या आप पर लाठीचार्ज के लिए? संभवतः दोनों ही परिस्थितियां जो आप बता रहे हैं वो सही होंगी। या तो चिराग पासवान को पीटो, इसको तोड़ो। बहरहाल ये मानसिक रूप से पहले ही मुझे तोड़ने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, मेरे परिवार को तोड़कर, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग कर कर। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से नहीं टूटा, उसको शारीरिक रूप से तोड़ने का अगर ये प्रयास कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। बहरहाल मुझे दुख इस बात का होता है कि अगर ऐसी ही छावनी में बिहार को तब बदला जाता जब बिहार में अपराध अपनी चरम सीमा पर होता है, जब यहाँ पर आए दिन गोलियां चलती हैं, लोगों को भून दिया जाता है दिन दहाड़े, जब यहाँ पर बालिकाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, जब यहाँ पर दिन दहाड़े बाखड़गंज जैसी जगह, भैया, जहाँ पे दिन में चलना आपके लिए मुश्किल होता है, कंधे से कंधे टकराते हैं, वहां पे दिन दहाड़े 14 करोड़ की लूट कर अपराधी यूं फरार हो जाते हैं। तो जब आप अगर उस वक्त अगर पुलिस इतनी ही मुस्तैद रहती जितनी मुस्तैद आज की तारीख में 15 फरवरी के चिराग पासवान के मार्च को रोकने के लिए है, तो शायद मैं उनकी ज्यादा सराहना करता। बट बहरहाल आप मेरे लोगों को रोकने का प्रयास कर लें, मुझे रोकने का प्रयास कर लें। जैसा मैंने कहा, चिराग पासवान डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। जनता की आवाज को मजबूती देने के लिए मैं सड़क पर उतर रहा हूं और वही मेरा लक्ष्य है। चिराग जी, अभी तक भाजपा परिवारवाद और दलितों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी। हाल के दिनों में ये छवि बदली है। आपने कुछ सभी समाज के लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। क्या यह निरंतर चला रहेगा या पुराना जो मिथक था उसको तोड़ने का यह प्रयास आगे भी रहेगा? हर समाज से मदद लेने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। भाई, हर समाज से मदद लेने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और इसको कोई सोची समझी रणनीति के तहत मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरी एक सिंपल सी लड़ाई है। मैं मानता हूं कि देश में अगर कोई एक भेदभाव है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, और बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो डिवाइड और ज्यादा प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही भेद होना चाहिए, एक ही फर्क है, एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर आप बोलें कि ऊंची जाति, क्या हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से संपन्न है और सारी सुख सुविधाओं के साथ है? ऐसा नहीं है। और वहीं अगर आप बोलें कि कोई पिछड़ी जाति का है या कोई SC ST है, वो हर व्यक्ति दुखों में ही जूझ रहा है अपने जीवन को, वो भी सच नहीं है। उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं और मेरी लड़ाई हर उस गरीब आदमी के लिए है जिसके पास आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी संभवतः खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई कार्य नहीं है करने के लिए। आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन एक बुरी दशा में जीने के लिए वो मजबूर है। तो मेरी लड़ाई उस व्यक्ति के लिए है। इसीलिए मैं हर गरीब व्यक्ति की, हर उस वंचित शोषित वर्ग की आवाज बनने के लिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, जो कि इतने समय के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है। बिहार में जो है लगातार आप नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं। नीतीश चाचा से क्या नाराजगी है कि आप लगातार उन पर हमलावर रहते हैं? मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, सम्मानित हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में वो मुझसे बहुत आगे हैं और इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। पर एक बिहारी होने के नाते यकीनन मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पास बिहार को आगे लेके जाने के लिए वो नीति है, वो रोड मैप है जिससे आप बिहार को आप विकसित बना सकते हैं। देखिए, भारत एक साथ आजाद हुआ, तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, पर हकीकत है आज भी कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर हैं तो वहीं बिहार प्रदेश है जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो उसमें बिहार को फिसड्डी कहा जाता है। विभिन्न ऐसे मापदंड हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, जहां पे सबसे निचले पायदान पर बिहार को दिखाया जाता है। अभी ही किसी एक रीडिंग न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था जहां पे सबसे ज्यादा पॉवर्टी, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग किस राज्य में है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर बिहार का नाम है।
कि सबसे ज्यादा गरीब लोग यहाँ पर हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उसके लिए आपने क्या काम किया? यहाँ पर आईटी जॉब्स खुले, आईटी सेक्टर्स खुले, उसके लिए आपने क्या काम किया? यहाँ पे एजुकेशनल हब बने, उसके लिए आपने क्या काम किया? भाई मैं बाकी राज्यों में मैं देखता हूँ जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट किया जाता है, निवेशकों को बुलाया जाता है। आखिरी बार मेरे प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री ने कब निवेशकों को बुलाया, कब उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपने दिए जहां पर वो आए और सुविधा के अनुसार वो निवेश कर सके, और ताकि आप अपने राज्य में आप आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स आप क्रिएट कर सकें। आज भी बिहार के लोग ही दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, वहां पर जाकर वो आईटी जॉब्स करते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो कि वहां पर जाकर उद्यमी के तौर पर काम करते हैं, 50-100 लोगों को रोजगार देने के काबिल बनते हैं। बट वही बिहारी जब मेरे प्रदेश में रहता है उसको सुविधा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाने का प्रयास ही नहीं किया। आप कोटा में मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना में क्यों नहीं हो सकती? ये व्यवस्था बिहार के किसी और जिले में क्यों नहीं हो सकती? इसको आप एजुकेशनल हब के तौर पर आप इसको डेवलप नहीं कर सकते? बिहार में रेवेन्यू जनरेट हो, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उसके लिए मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया? मुझे दुख इस बात का होता है जब मैं अपने मुख्यमंत्री को देखता हूं लव कुश समीकरण साध रहे हैं, जात पात की बात करते। भाई मुखिया होने के नाते मैं बोलूंगा शर्म आनी चाहिए। किसी भी मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार को एक साथ रखे, एक साथ बांध के चले। यहाँ पर तो मेरे प्रदेश के मुखिया ने हम लोग को और जात पात में बांटने का काम किया, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। आप सिर्फ जातियों में हम लोग को बांटने में आप व्यस्त रहे, आप उसमें आप अपने आप को आपने उलझा के रखा। पर हमारी जॉब को लेकर 19 लाख रोजगार का वादा तब जब चुनाव सामने आते हैं। उसके बाद आज आप बताइए आपने कितने लाख रोजगार दिए? लाख तो भूल जाइए, कितने हजार या कितने सैकड़ों में संख्या बता दीजिए कितने आपने रोजगार दिए। और आज जब इसी रोजगार की मांग के लिए हमारे छात्र और हमारे अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरते हैं तो आप उनको लाठियों से मारते हैं। बेरोजगारी को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए किस तरह से आप जब सत्ता में आएंगे या आपकी सरकार समर्थन से सरकार बनेगी तो किस नीति को अपनाकर बेरोजगार? भाई मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने प्रमुखता से मैंने इस बात का मैंने जिक्र किया कि बिहार में मुझे लगता है कि तीन स्तर पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। जब आप बिहार में बेरोजगारी को हटाने की जब आप बात करें तो मुझे लगता है कि 3 स्तर ऐसे हैं। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एग्रीकल्चर हमारे प्रदेश का एक प्रमुख व्यवसाय है, इसको बढ़ावा देने की हम लोग को जरूरत है। हम लोग देखते हैं कि आए दिन आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि अगले साल जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप फिर देखेंगे बिहार में बाढ़ आएगी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना हेलीकॉप्टर निकालेंगे, हवाई निरीक्षण करेंगे और वापस जाकर अपने हवा महल में सो जाएंगे। पर आपने उसका स्थायी समाधान के लिए आपने क्या कार्य किया? बिहारी फर्स्ट के माध्यम से निरंतरता में हम लोगों ने इस बात को कहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। डाइवर्ट कीजिए पानी ऐसे इलाकों से जहां पे ज्यादा पानी है, जहां पे बाढ़ की समस्या है, ऐसे इलाकों में डाइवर्ट कीजिए जहां पे सुखाड़ है। इससे सिंचाई की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए हम लोग को ऐसे यूनिट्स लगाने की जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, ताकि यहाँ के किसानों को ज्यादा उसका मापदंड उनको मिल सके, उनको ज्यादा उसका रकम मिल सके। हम लोग बगल में हाजीपुर है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे केला इतना मिलता है। डाउन साउथ आप चले जाइए, केले के चिप्स इतने महंगे दामों पर बिकते हैं। क्यों नहीं हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं कि यहीं पे जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है उसको मैन्युफैक्चर करके, उसको प्रोसेस करके हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उसको बेच सकते हैं। मखाना उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इतनी मांग है, वो दूसरे प्रदेशों में जाता है कम कीमत पर, वहां से वो प्रोसेस होके आगे जाता है। क्यों नहीं प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लगाते? तो एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि इतना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग काफी कार्य कर सकते हैं। इसी में जैसे मैंने कहा कि 3 ऐसे बिंदु हैं, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है टूरिज्म को प्रमोट करना। रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म एज अ होल, और जिसमें रिलीजियस टूरिज्म डेफिनेटली एक इतना बड़ा सेक्टर है, क्योंकि बिहार ऐसा ब्लेस्ड स्टेट है जहां पे अनंत संभावनाएं हैं। अगर भैया अयोध्या में
भगवान राम के इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है तो माता सीता की जन्म स्थली रही है मेरा प्रदेश, क्यों नहीं यहाँ पे माता सीता का आप उतना भव्य मंदिर का आप निर्माण कीजिए। एक 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए, मैंडेटरी कीजिए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए माता सीता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए। लछवाड़ है भगवान महावीर की जन्म स्थली, वैशाली है, आप उसको आप इंटरनेशनल टूरिज्म के तौर पर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। बोध गया आखिरी बार आपने उसके डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया था, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसको आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की आप सिटी आप उसको बना सकते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अब बहुत सी चीजें हैं, टूरिज्म के तौर पर बहुत सी चीजें हैं जिसको आप प्रमोट करके ना सिर्फ लोगों की आस्था को आप सम्मान दे सकते हैं बल्कि रेवेन्यू भी आप उससे जनरेट कर सकते हैं। और अंत में मुझे लगता है आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर, जैसा मैंने उसका इससे पहले आपसे जिक्र किया कि बिहार में इन्वेस्टर समिट करवाने की जरूरत है। निवेशकों को पहले तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जरूरत है। डरते हैं निवेशक हमारे प्रदेश में आने से, उनको लगता है कि भैया कल को कोई हमको गोली मार देगा, हमको हमारा अपहरण हो जाएगा, हमको मार देगा, कुछ कर देगा, लूट लेगा, डकैती हो जाएगी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए, बुलाइए उनको, सुख सुविधाएं दीजिए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दीजिए। कितने ऐसे निवेशकों को मैं जानता हूं जो कि विभिन्न दरवाजों पर जा जाकर चौखटों पर अपना सर पीट पीट कर थक गए, उनकी इच्छा शक्ति ने जवाब दे दिया पर वो यहाँ पे निवेश नहीं कर पाए। तो निवेशकों को बुलाइए। गुजरात करता है वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे, मध्य प्रदेश करता है। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया मुझे नहीं याद। तो अगर इन 3 दिशाओं में अगर आप काम करेंगे और उसके बाद जॉब के लिए जो मुझे लगता है जो इमीडिएटली कोई भी सरकार कर सकती है, जितने खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको तो भरिए कम से कम। लगभग 4.5 लाख के करीब ऐसे सरकारी रिक्त पद हैं जिनको आप चाहें तो तत्काल प्रभाव से आप उनको भर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं अगर आप क्रिएट करना चाहें। बट अगर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री भूगोल का हवाला देके बोले कि भैया प्रदेश में रोजगार आ ही नहीं सकता, तो जब आपकी सोच ही सैचुरेट हो गई हो तो फिर आप नहीं ला पाएंगे रोजगार। कारण है कि आप उनको कुर्सी से हटाने के लिए लगातार प्रयास कर। जैसा मैंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई एतराज नहीं है, पर उनकी नीतियों का मैं समर्थन नहीं करता। मैं मानता हूं कि वो सैचुरेशन पे है। मुख्यमंत्री के पास अब कोई ऐसी नई सोच नहीं बची। 16 साल से वो हमारे मुख्यमंत्री, भैया कब तक आप डराते रहेंगे कि जाइए जाके पूछिए अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भैया आज की तारीख में 25-30 साल के युवा को कोई फर्क नहीं पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। मुख्यमंत्री आपको और तेजस्वी को लेकर अक्सर उनको बुद्धि नहीं है, अरे इन लोगों को कुछ आता है, कुछ जानता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या लगातार आप इस तरह के सवाल करते हैं इसलिए, या फिर मुख्यमंत्री जी चलिए मान लिया हम लोगों को कुछ नहीं आता, आप ही हमारी ज्ञान वृद्धि कर दीजिए ना। मैं तो कहता हूं, मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, मैं उनको कोई चुनौती नहीं दे रहा, बट मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आए किसी सार्वजनिक मंच पर। भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, करें ना मुझसे संवाद, करें डिबेट करें, जहां पे मैं बिहारियों की समस्याओं को आपके समक्ष रखूंगा, आप उसका समाधान बताइए। मैं शिक्षा को लेकर अपनी बातों को रखूंगा कि मेरे बच्चों को कोटा क्यों नहीं जाना पड़ता। आप बताइए कि आपने एजुकेशनल हब यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कहाँ पे है मुझे दिखा नहीं, आप मुझे रास्ता बताइए। आप मुझे बताइए, मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बोलूंगा। आप मुझे बताइए कि आपको क्यों मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है, 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर, चार्टर फ्लाइट से आप दिल्ली जाते हैं क्यों? क्योंकि इसका परिणाम सामने है भैया। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 1 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी, अलग बात है भैया, आंख निकालनी पड़ी। तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा के ऐसे हालात हैं, इसीलिए आप दिल्ली जाते हैं। तो आप आइए ना खुले मंच पर, आप मुझे बताइए। आप तो भाई हमें तो आप बोलती हैं, आप तो अपनी डिप्टी सीएम साहिबा को आप बोलते हैं, जब वो विशेष राज्य के दर्जे पे जब वो आपको आईना दिखाती हैं और बोलती हैं कि भैया उससे ज्यादा राजस्व तो वैसे ही केंद्र सरकार आपको दे रही है, तब आप डिप्टी सीएम साहिबा के लिए भी आप यही बोलते हैं, कह रहे उनको कुछ आता है, वो कुछ जानती हैं। तो अगर सिर्फ एक आप ही महाज्ञानी हैं तो हम लोग को कोई एतराज नहीं, संभवतः हम लोग के ज्ञान में कमी होगी, बट आप बताएं तो कि पिछले 16 साल में आपने क्या किया। अगर किया होता तो आपको 15 साल पहले का खौफ नहीं दिखाना पड़ता। जो आप बोलते हैं कि जाके पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, आज के 25-30 साल के युवा को फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है कि 16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 5 बार आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप बताइए कि आपने 15 साल में बिहार में क्या किया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय जुमला था, बिहार में आलू लालू और बालू है। क्या अब तो आप ये मानते हैं कि आज भी स्थिति वही है? भाई मैं जुमलों के बिहार से बिहार को बाहर निकालना चाहता हूँ। यही कारण है कि आज बिहारी शब्द को इतनी बदनामी झेलनी पड़ती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार की जो छवि आज की तारीख में बाहर जाती है। मैं भाई सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, बिहार पर नाश करने की है। मैं उस दिशा में, मैं मूलभूत जरूरतों की बात कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री की तरह सोशल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना चाहता कि भैया लव को समीकरण साधेंगे तो अगड़ा पिछड़ा करेंगे, ये करेंगे। जो बिहार की मूलभूत जरूरतें हैं मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो यहाँ की के ज्वलंत विषय हैं मैं उसको मुख्यमंत्री के सामने रख रहा हूँ।
बालू आलू ये सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये सब भ्रमित करने वाले विषय हैं। हमारे साथ थे चिराग पासवान और ये बता रहे थे कि उनके पास एक विजन है रोजगार के लिए। उनके पास मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने का आमंत्रण भी दिया है हमारे मन से कि आइए हम चर्चा करते हैं बिहार के विकास को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार।